बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि सर इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको अब अगर लास्ट में 15-20 दिन बाकी हैं, किस तरीके से रिवाइज करें ताकि एग्जामिनेशन में वो सारी चीजें लेके जा पाए। या दिस नो प्लेस फॉर पैनिक नाउ। अब समय आ गया है कर्म करने का। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है और क्या होना चाहिए राइट अप्रोच कि ये लास्ट मिनट्स में उसको प्रॉपरली रिवाइज किया जा सके। स्टैटिक जीके जो है वो सबसे ज्यादा आता है। मतलब आप देखो 2023 का पेपर देखो तो 6 क्वेश्चन थे, 24 का देखो तो 7 क्वेश्चन थे। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि भाई इस लास्ट मिनट में कैसे अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें एज वेल एज अपने स्कोर को भी मेंटेन रखें। सर रीजनिंग में हालांकि ये होता है कि आपका स्कोर जो है कंप्लीट आ जाता है, लेकिन आपका जो बच्चा जो टाइम लेता है लाइक 18 से 20 मिनट लेता है, लेकिन हमारा वो नहीं रहना चाहिए कि 18 मिनट में अगर कोई 50 नंबर ला रहा है तो हमारा कोई काम नहीं है। सालों की मेहनत, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स और बहुत सारा सिलेबस, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब एग्जामिनेशन की डेट्स बहुत नज़दीक हैं तो मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा डर है कि सब कुछ पढ़ा है लेकिन अभी भी कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कभी कभी मॉक्स में सिली मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं और एक डर की स्थिति बनी हुई है कि भाई कैसे एग्जामिनेशन निकलेगा। एग्जामिनेशन सर पर है, लगभग 20 दिन आपके पास है और एक बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि सर रिवीजन कैसे करें। ये जो इतने सारे नोट्स, इतनी सारी रफ कॉपीज हमने बनाई थी, अब रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से उस सारी मेहनत को एक जगह कंपाइल करके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि आपकी ये सारी मेहनत उस 1 घंटे में जांची जाएगी और उसके बेस पे आप एसएससी टियर 1 क्वालिफाई करेंगे। अगर आपकी भी ये समस्या है तो आज का ये डिस्कशन बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें हमारे 4 एक्सपर्ट रवि सर, शिवालिका मैम, ललित सर और मैं योगेश, हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी टू रिवाइज ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स। तो शुरुआत मैं करूंगा इंग्लिश से। तो आज हमारे साथ हैं इस डिस्कशन में रवि सर। वेलकम रवि सर गैलेक्सी के इस डिस्कशन में आने के लिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि इंग्लिश की अगर मैं बात करें तो इंग्लिश में हमने पेपर्स के एनालिसिस करके पाया है कि सर रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस और वोकैब का बहुत ज़्यादा वेटेज है। बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि सर इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको अब अगर लास्ट में 15-20 दिन बाकी हैं, किस तरीके से रिवाइज करें ताकि एग्जामिनेशन में वो सारी चीज़ें लेके जा पाएं। या दिस नो प्लेस फॉर पैनिक नाउ। अब समय आ गया है कर्म करने का। तो अभी तो रिवीजन पे सब कुछ डिपेंड करता है। आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि वोकेबलरी का 70% पार्ट बच्चों को ध्यान में रखना है। when you are going for SSC English, yes, it should be more than 70%, because when you are going for comprehension part like close test, passages, fine, उसमें भी vocab का रोल है, उसमें भी prepositions है। तो अब समय एग्जैक्ट वही समय है जैसे एक रेसर होता है ना, वो पूरी उम्र लगा देता है जिमिंग करने में, स्विमिंग करने में और एक्सरसाइज करने में। क्यों? वो सिर्फ 1 मिनट की जो रेस होती है उसके लिए। तो अब बच्चों के लिए वो रेस सामने तैयार है, 15 से 20 दिन उनके सामने हैं। तो अब कुछ, मुझे लगता है कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए। वट एवर दे हैव स्टडीड द होल ईयर, जैसा आपने बताया सर, कितनी नोटबुक उन्होंने भरी, कितनी रफ, कितनी डायरीज और कितने पैडवेट उन्होंने फुल कर दिए। तो अब समय है उन चीज़ों को पहले अच्छी तरह रिवाइज करें। कुछ नया नहीं करने का है, बिकॉज नई चीज़ें उन्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, नई ट्रिक पे नहीं जाना है उन्हें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी यस, पैनिक को दिमाग से निकालिए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही चीजें हैं। और हाँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम कि PYQs, पिछले कितने 4 से 5 सालों के पेपर्स को सामने रखें, उन्हीं पे दिमाग लगाएं और अपना जो फोटे है उसे पहले सामने रखें। मतलब जिस चीज में वो स्ट्रॉन्ग है, वेदर इट इज ग्रामर पार्ट, वोकेबलरी और रीडिंग स्किल्स, मैं तो कहूँगा जो अपना फोटे है उसे पहले सामने रखें, उसके बाद कुछ और करने का सोचिए। कुछ नया अभी ट्राई नहीं करना है, बट येस, रिवीजन एंड इन द राइट डायरेक्शन रिवीजन। बहुत अच्छी बात कही कि सर अभी तक बच्चों ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। तो रादर दैन कि वो आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, बेटर होगा कि जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलें, उसको प्रॉपरली रिवाइज करें। PYQ अगर 4-5 साल के पढ़ेंगे तो एक क्लियर आइडिया होगा कि भाई एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊँगा शिवालिका मैम आपके पास, क्योंकि GS एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट है कि इसका सिलेबस इतना बड़ा है, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं,
कैसे रिवाइज करें। तो मैं इसको सेगमेंट में बांटूंगा। मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, आजकल बच्चों के बीच में एक टर्म बहुत ज्यादा चल गया है कि स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स। उनके बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सेम विद स्टैटिक जीके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है और क्या होना चाहिए राइट अप्रोच कि ये लास्ट मिनट्स में उसको प्रॉपरली रिवाइज किया जा सके। सर स्टैटिक जीके जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। मतलब आप देखो 2023 का पेपर देखो तो 6 क्वेश्चन थे, 24 का देखो तो 7 क्वेश्चन थे। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले। स्टैटिक जीके में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से 80% पूरे टॉपिक कवर होते हैं। टॉपिक्स जैसे कि आपका आर्ट हो गया, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, फेमस पर्सनालिटीज़ हो गए, डेट्स हो गए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आता है। फिर बचा हुआ 20 कहाँ से आता है, फेस्टिवल्स हो गए, और मोस्टली फेस्टिवल से वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं बोलूँगी लास्ट पॉइंट पे अगर आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हो किसी भी बुक से कहीं से भी, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पॉइंट होगा। अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, ठीक है, अगर आपने बहुत लंबा नहीं पढ़ा है तो मत जाइएगा, क्योंकि फिर अटक जाओगे। 20 डेज में दोबारा से कुछ पढ़ना इज़ नॉट गुड। रिवीजन की है, आप इन 5-6 टॉपिक को उठाइए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन के थ्रू आपकी इंप्रूवमेंट आपको पक्का देखने के लिए मिलेगी स्टैटिक जीके में, ये गारंटी है। बहुत अच्छी बात कही। एक तो आपने टॉपिक्स क्लियर कर दिए कि भाई ये टॉपिक पढ़ ले तो आपका काम हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन मेरा मैम इसी कॉन्टिन्यूएशन में है कि जैसे बच्चों का एक डाउट रहता है कि भाई करंट अफेयर्स अभी पढ़ना कितना है, कितना रिवाइज करो, तो लगभग कितने महीने उन बच्चों को पढ़ना चाहिए? सर लगभग करंट अफेयर्स जो है वो कम से कम 1 साल का पढ़ना चाहिए। 1 साल का आता ही आता है, बट मोस्टली जो आता है वो आपका 6 मंथ्स का आता है। मैक्सिमम जैसे 3 क्वेश्चन अगर आपके 6 मंथ्स के आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आपको पिछले 1 साल से भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा हो जाता है। तो कुल मिला के अगर मैम हम इस बात को समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में पहले 6 महीने फिनिश करें और फिर कोई कंपाइलेशन अगर वो पढ़ लें तो उनका काम चल जाएगा। आई होप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई उनको स्टैटिक जीके में क्या क्या कवर करना है और करंट को किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। अब जो तीसरा सब्जेक्ट जो लगभग हर बच्चे को बहुत आसान लगता है लेकिन इस ट्रैप में वो बहुत फंसता है, तो मैं सीधा टेक्निकल क्वेश्चन पे आऊँगा। हमारे साथ ललित सर आज जो रीजनिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो सर रीजनिंग में हमने जितने भी बच्चों से बात किया, एक चीज़ आती है कि उनको रीजनिंग सरल लगती है, लेकिन जब सरल लगती है तो मैं देखता हूँ कि क्या उनके स्कोर 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत कम आते हैं। या अगर स्कोर उनका अच्छा भी आ रहा है तो पता चला 25 मिनट 30 मिनट तक बच्चे लगा दे रहे हैं रीजनिंग में। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि भाई इस लास्ट मिनट में कैसे अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें एज वेल एज अपने स्कोर को भी मेंटेन रखें? सर रीजनिंग में हालांकि ये होता है कि आपका स्कोर जो है कंप्लीट आ जाता है, लेकिन आपका जो बच्चा जो टाइम लेता है लाइक 18 से 20 मिनट लेता है, लेकिन हमारा वो नहीं रहना चाहिए कि 18 मिनट में अगर कोई 50 नंबर ला रहा है तो हमारा कोई काम नहीं है। बजाय इसका कि 12 मिनट में वो 46 से 48 नंबर ले आए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सर उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सेक्शनल मॉक्स देना पड़ेगा। और जैसे हमारा ये होता है कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लाइक मिसिंग नंबर्स इन मैट्रिक्स में, वहाँ पे बच्चा फंस जाता है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा स्किप करके जो आपका ओरली हो सकता है ना, उस पर हमें पहले कंटिन्यूशन देना पड़ेगा। लाइक अगर हम पहले 8 मिनट में करें तो सर फर्स्ट 8 मिनट में आप अगर एक क्वेश्चन से डायरेक्टली पूरा पढ़ेंगे तो बेटा वो क्या हो सकता है कि सर की 17 क्वेश्चन एक्यूरेट कर सकता है वो, और बाकी का जब टाइम बचता है तो वो उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट। तो कुल मिला के अगर मैं सर की बात को समराइज करूं तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो बचे हुए दिनों में जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें या फिर सेक्शनल की प्रैक्टिस करें, तो ऐसे टॉपिक्स जहां पर टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको स्किप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और सेक्शनल में जहां पर उसको लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन टॉपिक्स के सेक्शनल दे। तो दिस इज द राइट वे टू रिवाइज कंप्लीट रीजनिंग। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। ये भी बहुत सारे बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई गणित में स्कोर नहीं आ रहा। जैसे सर ने रीजनिंग की बात कही कि रीजनिंग में भी टाइम, अगर बच्चा 18 मिनट में 50 नंबर लेके आ रहा है उसके बजाय अगर वो 10, 11, 12 मिनट में 46 लेके आ रहा है तो दैट स्टूडेंट इज बेटर। मैथ्स में भी यही एक प्रॉब्लम है कि बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये, मतलब अगर उनको वही पेपर के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो शायद वो बेहतर स्कोर कर पाएंगे, लेकिन कम टाइम में नहीं कर पाते। अब आता हूँ कि मैं भाई लास्ट 20 दिनों की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास वो एनालिसिस नहीं है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि क्या आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि पिछले जो 4-5 सालों के पेपर हैं उसमें किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ट्रिगो,
नंबर सिस्टम। ये 4-5 ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज 50 to 60% के बीच में रहता है। तो बेटर स्ट्रैटेजी ये होगी कि लास्ट के जो लगभग 18-20 दिन बाकी हैं, इनमें आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करिए। अगर कहीं पर आपका छूटा हुआ है तो कम से कम एक लार्जर सेगमेंट के पेपर को आप कवर कर पा रहे होंगे। तो आई होप ये डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट मैं अगेन इंग्लिश पे ही जाऊंगा और रवि सर से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सर हमने वोकैब वाला पार्ट तो कवर कर लिया कि भाई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, लेकिन सर अभी एक दूसरा पार्ट जो है दैट इज ग्रामर। अब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर एरर्स में इतने सारे रूल्स हैं, रूल्स तो मेरे को याद ही नहीं होते, इतना सारा मैंने 200 पन्ने का नोट्स बना लिया, कैसे रिवाइज करें। तो सर ये जो एरर्स वाले क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें बेहतर करने के लिए बच्चे क्या करें? सर अगर बच्चा सिलेक्शन के लिए जा रहा है तो ये तो ज़रूरी है कि उसने पढ़ाई तो की है, वो टाइम पास के लिए तो बैठा नहीं था, उसने नोट्स बनाए हैं, उसने रूल्स को पढ़ा है, उसने एरर पहले सोल्व भी किए होंगे, है ना। तो अब उसे क्या करना है, एनालाइज करना है चीज़ों को। पिछले जो गोल्डन रूल्स हैं उसने बनाए हैं, जस्ट गो थ्रू दोज रूल्स, प्रैक्टिकली उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स भी देखें। और बेटर वे यही है कि अब समय है वो मॉक टेस्ट लगाए। एक मॉक टेस्ट लगाएगा, उसमें मिक्स्ड एरर्स दिखेंगे उसे, चाहे वो 4 से 5 एरर्स दिखेंगे, बट डिफरेंट टॉपिक्स विल बी कवर। एक बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर वो सारा दिन नाउन नहीं पढ़ता रहेगा तो दैट इज नॉट इनफ। अब वो समय है कि चीज़ों को रैंडमली उसे रिवाइज करना है। तो कहीं से भी खोल के जो उसके प्रॉपर नोट्स हैं, मिक्स्ड एरर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, PYQs पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से मिक्स मिलेगा। और रूल्स आर ऑलवेज रूल्स, आपको तो अब उन्हें अप्लाई करना है। अब से रूल्स पढ़ने से काम नहीं होगा, वो पूरा सा रूल्स पढ़ते आ रहे हैं। तो अब समय है कि वो चीज़ों को रिवाइज तो करें, साथ में प्रैक्टिकली उन्हें सॉल्व करें। अब अगर आप कहते हैं तो मैं एक दो पॉइंट वैसे बताना चाहूँगा। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर टफ है, तो टफ क्यों है? आपने कहीं ना कहीं एडजेक्टिव और एडवर्ब को नहीं पढ़ा है। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वोकैब की नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर ओके ओके जा रहा है, मतलब टेंसेस, नाउन और प्रोनाउन की एरर्स होंगी। बच्चों को क्या करना है, लास्ट के 2 डेज में जस्ट गो थ्रू दीज 2 टॉपिक्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और जैसे सब्जी में आलू होता है ना सर, किसी भी सब्जी में डाल दो, तो वो हमारा काम करेगी प्रेपोजिशंस। इनसे जरूर प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्लोज टेस्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर ग्रामेटिकल एरर्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। सर बहुत अच्छी बात कही, और आई थिंक आपने बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि भाई पूरे सिलेबस में से कुछ 3-4 टॉपिक्स दे दे कि भाई कम से कम ये ज़रूर कर लो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सर एक क्वेश्चन मैं इंग्लिश से हट के भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आ ही रही हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस है सर, लगभग 30 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर PYQ रिवाइज करना है, अभी अगर ये जो लास्ट मिनट है, लगभग कितने PYQ बच्चों को करने चाहिए अभी? देखिए डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बिकॉज मैंने कहा ना, हर बच्चे को ये देखना है कि उसका फोटे किस में है। अगर वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में चैंपियन है और GS और इंग्लिश में थोड़ा लैक कर रहा है, तो मुझे लगता है अब समय है कि जिन चीज़ों में लैक कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा गो थ्रू करें। बट इंग्लिश की बात आती है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर तो मैं कहूँगा कि PYQs में लगभग लास्ट के इतने दिनों में 50 तो ज़रूर करें, 50 क्वेश्चन ज़रूर करें। और दैट शुड बी मिक्स, एक सेम टॉपिक से ना हो, मिक्स होने चाहिए। और साथ में एक और चीज़ और ऐड करते हैं, जब SSC आपसे पूछता है कि भाई आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी वोकैब कैसी है, आपकी प्रेपोजिशंस कैसी हैं, तो इट मीन्स वो आपसे क्लोज से सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, बच्चों ने लिए होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर क्लोज से ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्योंकि जो राइट टाइम है, लास्ट के जब 5-7 दिन रह जाते हैं, बच्चा घबराता है अनसिन पैसेज को लेकर और क्लोज टेस्ट को लेकर। बहुत सारे बच्चे हमसे ये बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट में स्कोर गिर रहा है। अरे भैया, क्लोज टेस्ट का कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड नहीं है, कभी वो इजी भी आता है, कभी टफ भी आता है। अब अगर आपने वो वर्ड्स पढ़े हुए हैं जो क्लोज टेस्ट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगेन वोकेबलरी प्लेज अ वाइटर रोल इन क्लोज टेस्ट आल्सो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब समय है क्लोज टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके अंदर आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें और वोकैब दोनों का मिक्सचर कवर हो जाता है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो तैयारी करते हैं, जो या तो मे बी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और उनका साइंस कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहा आफ्टर 10th। अभी उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, साइंस के भी ठीक ठाक क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं।
तो अब ये साइंस का अगर रिवीजन करना है तो वो कैसे करें बचे हुए टाइम में? सर पहली बात तो अगर 10th तक साइंस पढ़ी है तो साइंस बस उसी लेवल की आ रही है। एग्ज़ाम में क्या लिखा है, सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस अप टू 10th क्लास, तो वहाँ तक पढ़ा है और बहुत इजी आता है। 2023 2024 दोनों बार सिर्फ 4 और 4 क्वेश्चन आए, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। और बायोलॉजी के टॉपिक्स कौन से हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर आपने सेल किया है, डिजीज़ करे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किया है, वहाँ से आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन जो मोस्टली मुझे देखने के लिए मिला वो फिजिक्स से था। केमिस्ट्री आप ना भी करो तो भी चलेगा, फिजिक्स इजी पड़ जाती है क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस आ जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर लास्ट पॉइंट पे रिवीजन कर रहे हो, गो फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपके लॉस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूटन्स के लॉस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि ये किसकी यूनिट है, या इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, इस पर हर बार एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो आप इन टॉपिक्स को पकड़ के चलिए, साइंस में आसानी से स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है। बाकी जो रिवीजन है उसके लिए PYQs अटेम्प्ट करना, बिकॉज PYQs में टॉपिक रिपीटेड देखने के लिए मिलते हैं, और उसके बेसिस पे जब आप मॉक लगाओगे तो मॉक जो है वो PYQ बेस्ड बनाए जाते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस टॉपिक को लेना है और इसको नहीं लेना है। तो बेटर है पहले ये देखो कि इन 20 डेज़ में क्या नहीं पढ़ना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो पता ही है, क्या नहीं पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है 20 डेज़ में। ये आपने मैम बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि क्या नहीं करना है। और दूसरा आपने एकदम एकदम कैटेगरिकली बता दिया कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो, काम चल जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ जो आपने कही कि भाई PYQ करना है, क्योंकि दिन बहुत कम है, 18 से 20 दिन, तो अभी PYQ कितने सालों का कवर करे बच्चे? सर डिपेंडिंग अपॉन ईयर्स, मतलब मैं तो बोलूँगी कम से कम आपको 5 साल के PYQs करो, उसके साथ डेली एक मॉक लगा दो, फुल लेंथ मॉक, क्योंकि उससे आपको अभी हेल्प मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि आपकी किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। और कोशिश करें कि फुल लेंथ टेस्ट जो है, जो आप लगा रहे हो, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाइए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें क्या दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट किया है नहीं, वहाँ पे प्रेशर होता है, प्रेशर के अंदर हम लोग प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं और सारा पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करना, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस की बात कर रहे हो तो आपने पूरे साल तो पढ़ाई करी ही है। ऑल यू नीड इज रिवीजन विथ प्रैक्टिस और प्रिसीजन के साथ, अगर वो कर रहे हो तो पेपर अच्छे से हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कही। और मैं एक और भी चीज़ कहूँगा, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी कहते रहता हूँ कि भाई जिस टाइम पे आप अपने घर में मॉक दे रहे हो, आपकी हार्ट बीट 72 से 75 होती है, लेकिन जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में हो गए आपकी हार्ट बीट 90 प्लस होगी। उस केस में उन इमोशंस को मैनेज करना और सिली मिस्टेक्स ना करना, दिस इज एन आर्ट। और बचे हुए टाइम में उसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छा ही करेंगे। अब सर मैं आता हूँ ललित सर आपके पास। जैसे रीजनिंग हमें पता है कि एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ज़्यादातर बच्चों के लिए हाई स्कोरिंग है। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि सर बच्चों की हेल्प करने के लिए कुछ मुझे वो टॉपिक्स बताइए जिनका की वेटेज बहुत ज़्यादा है और इस बचे हुए टाइम में बहुत आराम से उनको रिवीजन किया जा सकता है। सर बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग में पूछा जाता है वो कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज वगैरह। सर बच्चा मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बेसिक आता है बिल्कुल, लेकिन जब फेस क्या करता है जब वो बनाने लगता है तो क्वेश्चन नहीं निकलता, तो वो टाइम वहाँ पे ख़राब करता है अपना। तो वो सोचता है उसकी काबिलियत पे शक कर रहा है कि क्वेश्चन की मुझसे नहीं बन रहा कि तू बना मेरे को, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाता है और इस वजह से वो बाकी क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है। तो इस वजह जो ये टॉपिक्स है ना आपके, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, कोई भी हो सर, इसकी प्रैक्टिस इतनी कर ले कि वहाँ पे कोई इनको दिक्कत ना आए। ओके, तो कुल मिला के एक चीज़ अगर मैं कहूँ, ये सर मैथ्स में भी इक्वली लागू होती सर है। हाँ, रीजनिंग में ये है कि ये मैथ्स नहीं है, सो आपको कॉम्प्लेक्स जो आपकी कैलकुलेशन है वो इतना नहीं करना है। बेसिकली एक ये है इसमें कि आपको रीजनिंग की बुक के ऊपर स्पेशली एक वर्ड लिखा होता है कॉमन सेंस, बाकी बुक्स में नहीं होता। तो सर आपको जस्ट अपनी कॉमन सेंस लगानी है ताकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए वहाँ पे। तो ये है बस छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बस। और यही सर की बात को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे सर ने कहा कि ये नहीं सोचना है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, ये सेम प्रॉब्लम मैथ्स में भी आती है कि बच्चा क्वेश्चन अपने ईगो पे ले रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में करना है, 1.5-2 मिनट 2.5 मिनट आप देते जा रहे हो, वो एक मिस्टेक होती है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, एक और भी चीज मैं कहूंगा, चूंकि टाइम कम है, कई बार हो सकता है कि किसी थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं पता है, लेकिन अभी हमारे गैलेक्सी क्लासेस में भी बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज बुकलेट्स निकाली हुई हैं। तो कम से कम इस लास्ट मिनट में जो ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो,
या फिर जो अर्थमेटिक में ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका रेपिटेशन बहुत बार है, तो कम से कम उन टॉपिक्स में कौन सी ट्रिक्स लगने वाली हैं आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया होगा, बट आइडेंटिफाई नहीं किया है तो मॉक में आप आइडेंटिफाई करते जाइए और उनको डेफिनेटली एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन जिसको कि आप 5 से 10 सेकंड में करते हो एग्जामिनेशन में 1 से 1.5 मिनट मत लगाइए, तो डेफिनेटली विद इन टाइम फ्रेम आप मैथ्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे और प्रॉपरली अपना स्कोर मैनेज कर पाएंगे। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैम आपसे। जीएस को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे जीएस में हमने स्टैटिक की बात कर ली, हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, हमने साइंस की बात कर ली, लेकिन इसके सिवा भी जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। अब इन सेगमेंट को रिवाइज करना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो क्या एक अप्रोच होना चाहिए एक बच्चे का कि बचे हुए टाइम में वो रिवाइज करके एटलीस्ट एक सटल स्कोर जरूर लेके आ जाए? जी सर अगर हम लोग बात करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स की, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब से जो क्वेश्चंस मुझे देखने के लिए मिले हैं लास्ट ईयर से, दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। हिस्ट्री में है थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। तो लास्ट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, अभी इतना बड़ा वास्ट सिलेबस पढ़ना इज़ नॉट गुड, इतने बड़े का रिविजन करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो गो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री में से अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, इनसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनसे क्वेश्चंस मिलते हैं। लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के आर्टिकल भी करते हो तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन इनसे होता ही होता है, क्योंकि एक बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर पीवाईक्यूज करोगे तो वहां से वो सॉल्व हो जाते हैं। और ज्योग्राफी में जो एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अगर वो टॉपिक अच्छे से किया है तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर बेस्ड जिस पे क्वेश्चन आ जाता है, प्लेसेस में आ जाती है करंट अफेयर, तो वहां से भी एक आध क्वेश्चन आपको पुट अप हो जाता है। तो मैं बोलूंगी इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस पीवाईक्यूज रिवीजन। फिर से पीवाईक्यू रिवीजन मस्ट है जीएस के लिए। तो कुल मिला के मैम पीवाईक्यू तो पढ़ना ही, लेकिन जो ऐसे कोर सेगमेंट है, हालांकि किसी बच्चे ने अगर पहले भी किए होंगे तो उसने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये है, अगर उनको प्रॉपरली करे तो कम से कम जीएस में ठीक ठाक स्कोर। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों में बहुत वेरिएशन है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, या मैं ये कहूँ कि 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सेंस में मैं बात करूँ तो डबल डिजिट में नहीं पहुँचते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करके करें तो डेफिनेटली हम एक ठीक ठाक स्कोर जीएस में ज़रूर ला सकते हैं, अगर हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। रवि सर, मैं अब कुछ ऐसे मुद्दों पे भी बात करूंगा। ये तो सारी एकेडमिक्स बातें हो रही थी, उस पर हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कई बारी सर होता यह है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। कभी फैमिली का प्रेशर है, कभी बच्चा 2-2, 3-3 साल से घर के बाहर रह रहा है, उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, और इस चक्कर में वो एग्जामिनेशन में उसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन लास्ट जो उसका डी डे है उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब इसमें सर मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे एक चीज दिक्कत आती है कि सर हम सारे लोग एक पॉइंट पर हम सारे लोग सहमत है कि भाई पीवाईक्यू तो हम सबको करना है। अब सर पीवाईक्यू जैसे बच्चा मॉक दे रहा है, एक दिन उसका स्कोर बहुत अच्छा आ गया, 170 आ गया, ही इज वेरी हैप्पी, और नेक्स्ट डे उसका स्कोर 125 आ गया। अब क्या है, सारी खुशी एक तरफ, वो 125 के दुख से ही नहीं निकल पा रहा, और वो आगे आने वाले 2 दिन फिर से खराब कर रहा है कि यार मेरा स्कोर तो इतना डाउन आ गया, मेरी रैंक तो इतनी डाउन चली गई। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक बच्चा कैसे डील करे? देखिए, बड़ा सिंपल सा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो इसे फेस कर रहे हैं, बट सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। मतलब आपको एक पेपर के साथ अपने करियर को नाप तो नहीं करना है। आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि आज मेरा स्कोर आ गया जी, बिल्कुल गिर गया, बिल्कुल डाउन हो गया तो मैं नालायक साबित हो गया। अगले दिन आप एक और टेस्ट देते हैं, उसमें आपका स्कोर अच्छा आ गया। अब जो रिवीजन का समय है, जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, नाउ द टाइम टू एनालाइज द क्वेश्चंस। उन रूल्स को, उन वर्ड्स को, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। तो अब मॉक टेस्ट देना है प्रैक्टिस के लिए। टाइम को देखते हुए एक टाइम गेम है जिसमें उसने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कितनी जल्दी और कैसे कर पा रहा है उस चीज को उसे काउंट करो, उस चीज को उसे एग्जैक्टली दिमाग में रखना है। बस सिर्फ ये नहीं कि वो क्वेश्चन गलत या सही है या उसका स्कोर क्या है। देखिए, पूरा साल जिस बच्चे ने मेहनत की है, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड उसके आगे आ सकता है जो उसे डरा रहा हो, बट इसके लिए अपने ऊपर विश्वास रखना है
और उसका जो फोर्टे है मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने फोर्टे को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, शायद आप बच्चे इस समय तक आदत डाल चुके होते हैं कि उन्हें सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को बाद में लेना है। क्लोज टेस्ट अगर इजी लग रहा है तो शुरू में कर दो, नहीं तो उसे पेंडिंग कर देते हैं बात के लिए। और जो कम समय है उसमें सबसे पहले वोकैब और एरर्स को सॉल्व करें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसे पैनिक ही करना है या उसे कंफ्यूज होना है, ये कंफ्यूज होने का समय नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सिस्टमेटिक वे से टेस्ट दिए जा रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म पर आपको लगेगा कि 50 में से आप इंग्लिश की बात करें तो 40 प्लस कर गए, और किसी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा भी लगेगा, वो आपको डराने के लिए है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपने हार्डवर्क किया है, दैट टू इन द राइट डायरेक्शन, तो अभी समय डरने का नहीं, सिर्फ कर्म करने का है। कुल मिला के अल्टीमेटली पैनिक नहीं होना है, ये हम कह सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि जीएस में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चा हो सकता है किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में उसके 6 क्वेश्चन सही हो और हो सकता है कहीं पर 20 क्वेश्चन सही हो। अब वहाँ पर भी यही सेम चीज़ आती है कि बच्चा इतना पैनिक है कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, अब लास्ट डे कैसे होगा एंड ऑल, और कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है। तो जब भी वो स्कोर उसका जो भी आया, जब वो एनालिसिस करे जीएस वाले सेक्शन की, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से एनालिसिस करे ताकि वो फ्रूटफुल तरीके से पॉजिटिवली अपने स्कोर को आगे इंप्रूव कर पाए। सर इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला, अगर अगर फैक्चुअल है, आपने कोई फैक्चुअल मिस्टेक कर ली, तो गो फॉर कि आपके जो फैक्चुअल मिस्टेक है आप उनको सही करो। देखो एनालाइज करने में क्या होता है, पहले तो आप सब्जेक्ट देखोगे, मानो आपने कुछ साइंस में गलत किया है, फिजिक्स में कोई ऐसा यूनिट है, वो चेंज तो हो नहीं सकती है, तो वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना वीक पॉइंट पता चल गया, मुझे ऐसा यूनिट याद नहीं हो रही है, तो उसे एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, वहाँ पे वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, या कोई पॉलिटी वाइज क्वेश्चन है, वो आपका क्लियर नहीं जा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, उस पूरे टॉपिक को एक बार लेके बैठो, रिवीजन करो। अगर रिवीजन करने का टाइम नहीं है तो गो फॉर वीडियोस, एक कोई शॉर्ट क्लिप देखो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और जो गलतियां हो रही है उन्हें नोट डाउन कर लो कि आगे आने वाले टेस्ट में या बाई चांस अगर वो उसी दिन आगे एग्जाम में हो गया तो वहां पे वो मिस्टेक ना हो। कुल मिला के मैम ये चीज़ कही कि अल्टीमेटली जो गलतियां हैं उन पे काम करो और दोबारा रिपीटिशन ना हो। यहीं पर मैं जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो कि मैथ्स जिनकी प्रॉब्लम है, तो मैं डिटेल में थोड़ा सा कवर करूंगा कि मैंने आपको 2 चीज़ें तो बताई कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उनको रिविजन करने का तरीका क्या है, लेकिन एक चीज़ और ऐड करूंगा, जब आप मॉक दे रहे हो तो आप चाहे अर्थमेटिक के टॉपिक हो या एडवांस के टॉपिक हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन वाइल एनालाइजिंग, अगर आपने लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपने निकाल लिया हो, लेकिन आपने एक एवरेज से ज्यादा टाइम दिया है, तो जरूर से जरूर रिविजिट करिए कि क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है, उसको जरूर चेक करिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आप वो टाइम को मैनेज कर पाओ। दूसरा, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो, बचे हुए टाइम में भी पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आप देख लो कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्योमेट्री का एक टॉपिक उठाऊं तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी 90 + a/2 90 - a/2 100 बार से ज्यादा इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए। या अगर मैं टीएसडी उठा लूं तो टीएसडी में आप अगर पिछले 2-3 सालों के पेपर देखोगे तो सर्कुलर ट्रैक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेसेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, या ये चोर पुलिस वाले पुराने क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। या फिर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो डिसऑनेस्ट डीलर भर भर के आ रहा है, या एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो इन सारे टॉपिक्स में अगर आपकी वीकनेसेस है तो उनको डेफिनेटली कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग रूट ले रहे हो इन क्वेश्चंस को करने का तो डेफिनेटली देख लो कि क्या कोई शॉर्ट मेथड है या नहीं। और एक और चीज, जैसा अभी मैम ने कहा कि अगर मान लिया आपके पहले की शिफ्ट्स में कुछ एग्जामिनेशन हो गया, कुछ नया आया है और आपको पता चल जाता है, तो उन चीजों को डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कर लीजिएगा ताकि ये सारी मिस्टेक्स आपके पास एग्जामिनेशन में ना हो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आज की डेट में नॉलेज बहुत है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स में एक ही चैप्टर को पढ़ाने के लिए 20 अच्छे लोग मिल जाएंगे। अभी आपको अपने मेथड्स को नहीं बदलना है, अनलेस कहीं पर आप बहुत लॉन्ग रूट ले रहे हो तो आपको उसको शॉर्ट करना है। अभी आपने जिन तरीके से सालों मेहनत किया है, आपको उन तरीकों पर ही रिलाई करना है। हाँ, कहीं पर लग रहा है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली उनको शॉर्ट करने के लिए आप दूसरे तरीके अपना सकते हो। एक और चीज कहूंगा, जब आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या क्या एनालाइज करना है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो चैप्टर्स आपको लगता है कि आपको आते हैं, बट अगर मैं 10 मॉक के आपसे कहूँ कि भाई 10 मॉक में देखो इस चैप्टर में आपने कितनी बार सही किया, तो आप पाओगे कि आपने 6 बार सही किया, 7 बार सही किया, 3 बार गलत किया। दैट मीन्स वहां पर थोड़ा बहुत लैग है।
आपके चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है बट स्टिल आप 10 में से 3 बार गलत कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है क्योंकि वो आपको आता है, आप कम टाइम में उनको रिवाइज कर पाओगे और ये डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ ही हम अपने इस सेशन को भी फिनिश करेंगे, लेकिन चूंकि ये तो सिर्फ एकेडमिक वाला पार्ट है, अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, क्योंकि इन सारे लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सर ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगेन जो माइंड गेम है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, बच्चे रात रात भर सो नहीं रहे हैं, बच्चे प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे हैं और इस चक्कर में सारी सालों की मेहनत वो लास्ट में जाके कभी हेल्थ की वजह से, कभी मेंटल इश्यूज़ की वजह से, एंजाइटी की वजह से एग्जामिनेशन खराब करते हैं। तो सर मैं एक सलाह आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो इन 20 दिनों में कि एटलीस्ट वो मेंटली फिट रहें? देखिए सर, बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे, मतलब क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया। आप देखते हैं चाहे वो विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी है, दोपहर को इनका मैच शुरू होता है 1:30 से 2 बजे, बट ये सुबह उठकर क्या करते हैं जी, टीवी में भी दिखाते हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्यों? अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं मॉर्निंग में। तो हर बच्चे की कोई ना कोई फेवरेट गेम होती है, 15-20 मिनट उसमें दे सकते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करें। योगा कर रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज नहीं है, ठीक है? योगा करें, गेम्स खेलें, स्विमिंग करें, जिसमें भी उनका दिल लगता है, और पेरेंट्स से बातें करें, पर डर के ना रहें। अब ये डरने का समय नहीं है, तो इसमें अपने आप को कूल रखना है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा फूड लें, मतलब जंक फूड से बचें। इस समय जरूरी नहीं है कि आप वो छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके बैठ जाएं। अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर मिल्क लें, जूस लें, फ्रूट लें, और मन को शांत रखें, क्योंकि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ है अभी एग्जाम देना, उसे चेक करना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं है। तो इस समय आपको अपने आप को रिलैक्स मूड में रखना है, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन को किक करना है, एंड फ्रेंड से बातें करते रहो, पेरेंट्स से बातें करते रहो, मन को एकदम शांत रखें। बस ये एक फॉर्मूला है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, और मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, ऐसे जितने लोग जो आपके रिश्तेदार हैं जो कह रहे हैं भाई अभी कर क्या रहा है 5 सालों से, उन सारे लोगों से बात करना बंद कर दें, ये सबसे ज़रूरी है। मैम मैं बस लास्ट स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा, बच्चों को इन 20 दिनों के लिए क्या सलाह है कि मेंटली वो फिट रहें और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें ताकि एग्जामिनेशन में सक्सेस मिले उन्हें? सर सबसे पहले तो भाई स्ट्रेस मत लो क्योंकि अब स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ मेंटली अपने माइंड में फिट करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं हमें आता नहीं है, आता नहीं है, या हमें टेंशन हो रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और ये दिखता है हमारे उस दिन जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट या डे आ रहा होता है। तो अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव रखने के लिए अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलो, अपने लिए पॉजिटिव करो। नींद इस टाइम पे जो स्लीप साइकिल है उससे पूरी तरीके से करो। और एक चीज और होती है कि हम लोग नाइट आउल्स बन जाते हैं एग्जाम से पहले, रात में पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, वो गलती मत करना। एग्जाम आने वाला है तो अपनी बॉडी का जो साइकिल है, जो रिदम है, उसे प्रॉपर लाओ। दिन में पढ़ो, रात में टाइम से सो, जिससे कि एग्जाम वाले दिन ये मिस्टेक ना हो। और ये सबसे अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपका एग्जामिनेशन डे पे। ये मैम आपने बिल्कुल सही बात कही, और हमारे जितने स्टूडेंट भी देख रहे हैं ये बात मेरी एकदम लिख के चिपका लीजिए। बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है कि 13 तारीख को पहले दिन और पहले शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, और जैसा मैम ने कहा कि नाइट आउल्स बने हुए हैं, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस दिन प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएगी अगर आप सुबह 7 बजे भी सो रहे हो या 6 बजे सो रहे हो। तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हो कि हो सकता है पहले ही शिफ्ट हो, घर से सुबह 5:30 बजे उस दिन निकलना पड़े। तो ये सारी भी चीजें आप, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक प्रॉपरली मेंटेन रहे उस दिन जो भी सरप्राइज एलिमेंट आपके पास आने वाला है, तो डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा ही करेंगे। ललित सर, मेरा आपसे भी एक ही लास्ट क्वेश्चन है कि सर इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया, आपके बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड भी हैं, अल्टीमेटली अब ये लास्ट मिनट में क्या माइंडसेट होना चाहिए कि भाई सब कुछ अच्छा ही होगा? सीधी सी बात है सर, गलत नहीं सोचना। तो कुल मिला के सर अगर हम ये कहें तो कुल मिला के पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत जरूरी है कि मेरा तो होगा ही होगा और इसी साल होगा। अब कट ऑफ 153 आती है, 155 आती है, मुझे नहीं लेने देना, मैंने साल भर पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। दिमाग से सारी निगेटिविटी को हटा देना है। तो आई होप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये डिस्कशन में डेफिनेटली अपने काम की चीजें जरूर मिली होंगी। अल्टीमेटली माइंडसेट का गेम है, क्योंकि सालों की मेहनत है, तो इन 15-20 दिनों में आपको उस मेहनत को खराब नहीं होने देना है बिकॉज ऑफ अनडू प्रेशर। आपने जो पढ़ा है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बचे हुए दिनों में सिर्फ आपको अपनी कमियों पे थोड़ा सा काम करना है,
प्रॉपर अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है। एक और चीज, एसएससी ने अभी अपना ऑनलाइन इंटरफेस बदला हुआ है, तो सारे बच्चों से कहूंगा कि भाई नए वाले इंटरफेस को एक बार जरूर जाके देख लें, ताकि उस दिन आपके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो। अभी बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि भाई आपको एक अपनी फोटो लेके आनी है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपकी फोटो लिया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो बेटर क्या होगा कि अभी जो आप मॉक दे रहे हो 60 मिनट्स में, मेक अ हैबिट कि आपको 56-57 मिनट्स में देने हैं। 2-3 मिनट उस दिन लॉस जाएगा ही जाएगा। अगर अगले बचे हुए दिनों में आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली मेहनत आपने की है तो सफलता आपको ही मिलेगी। अगर आप भी और कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि एग्जामिनेशन में हम बच्चों को और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू रवि सर, शिवालिका मैम एंड ललित सर। थैंक यू।